अगर आपसे व्यक्तिगत तौर पर सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो शायद आपका भी जवाब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही होंगे, जो विगत कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। आज हम रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बारे में ही जानेंगे, साथ में यह भी जानेंगे कि कैसे सोवियत संघ के विघटन के बाद व्लादिमीर पुतिन ने रूस की सत्ता की बागडोर अपने हाथ में थामी और रूस को एक विशाल सैन्य शक्ति के रूप में भी स्थिर किया। आज दुनिया न सिर्फ रूस को सुनती है बल्कि उससे डरती भी है। फिर आखिर वो क्या वजह है जिससे कि लोग आज इस शख्स की आलोचनाएं भी कर रहे हैं। रूस के विस्तार के साथ हम पुतिन के उदय और विफलताओं के बारे में भी सभी महत्वपूर्ण पहलों पर विस्तार में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी वाला में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक पांडे। पुतिन के जन्म के समय रूस की स्थिति। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पुतिन वर्तमान रूस के राष्ट्रपति हैं, जिनका पूरा नाम व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन है। पुतिन का जन्म रूसी गणराज्य के लेनिनग्राड, जिसे वर्तमान में सेंट पीटरबर्ग के नाम से जाना जाता है, वहां पर 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था। दोस्तों, खास बात यह है कि जब इनका जन्म हुआ था तब रूस सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था। चलिए अब थोड़ा सोवियत संघ के बारे में जान लेते हैं कि आखिर सोवियत संघ क्या है। दोस्तों, सोवियत संघ का औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ था, जो कि यूरेशिया के एक बड़े भूभाग पर विस्तृत देश था। यह 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा, जो कि समाजवादी पार्टी द्वारा शासित था। संवैधानिक रूप से सोवियत संघ 15 स्वशासित गणतंत्रों का एक संघ था, जिसके सभी देशों के प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर केंद्रीय सरकार का ही कड़ा नियंत्रण था। क्योंकि दोस्तों, रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणतंत्र इस संघ का सबसे बड़ा गणतंत्र और राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था, बस इसीलिए कहा जाता है कि पूरे देश का गहरा रूसीकरण हुआ था। इसके चलते ही विदेश में भी अधिकतम समय सोवियत संघ को गलती से रूस समझ लिया जाता था। पुतिन का राजनीतिक करियर। दोस्तों, अगर हमें पुतिन के उदय के विषय में जानना है तो हमें पुतिन के सभी कार्यकालों को क्रमशः समझना पड़ेगा। साल 1975 में पुतिन ने लेनिनग्राड राजकीय विश्वविद्यालय से स्नातक पास किया था। पुतिन अपनी स्नातक पूरी करने के पश्चात केजीबी में शामिल हो गए। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पुतिन ने करीब 16 साल तक सोवियत संघ की गुप्तचर संस्था केजीबी में अधिकारी के रूप में अपनी सेवा दी थी। इस दौरान वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंच चुके थे। बता दें कि जब पुतिन 1991 में सेवानिवृत्त हुए तो अपने पैतृक शहर सेंट पीटर्सबर्ग से राजनीति की तरफ उमक हुए और 1996 में वह मॉस्को में राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन के प्रशासन में शामिल हो गए। दोस्तों, यह बात जानकर हैरानी जरूर होगी कि कैसे जब किस्मत आपके साथ हो और आप में प्रतिभा भी अच्छी खासी हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। ठीक ऐसा ही पुतिन के साथ भी हुआ। दोस्तों, पुतिन की किस्मत ने यूं कुछ इस तरह मोड़ लिया जैसे एक विशाल साम्राज्य राजा के आगमन का इंतजार कर रहा हो। दरअसल हुआ ये कि येल्सिन ने अप्रत्याशित रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण दिसंबर 1999 को रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पुतिन नियुक्त हुए। और फिर होना क्या था, पुतिन ने अपने राजनीतिक करियर में कदम दर कदम सफलता हासिल करनी शुरू कर दी और वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। दोस्तों, पुतिन 1999 से 2000 एवं 2008 से 2012 तक रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। साथ ही साथ वे अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही रूस की संयुक्त रूस पार्टी के अध्यक्ष के पद पर भी आसीन थे। दोस्तों, यहाँ एक बात जाननी बेहद जरूरी है कि रूसी संविधान के द्वारा निर्धारित कार्यकाल की सीमा की वजह से 2008 में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े होने के लिए वह अयोग्य हो गए थे। अब अगर बात करें इस साल की, तो हाल ही में वर्ष 2022 के अप्रैल महीने में संवैधानिक सुधारों को लेकर हुए विवादित राष्ट्रीय मतदान में उन्हें 2024 में खत्म होने वाले अपने चौथे कार्यकाल के बाद भी सत्ता पर बने रहने का मौका मिल गया है। राष्ट्रपति के रूप में पुतिन के कार्य। दोस्तों, कोई भी शासक अच्छा तभी कहा जाता है जब वो अपने देश की वित्तीय और सामरिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है। इस रूप में अगर हम पुतिन की बात करें तो उनका करियर इस बात की पुष्टि करता है कि रूस का विकास प्रत्येक क्षेत्र में अंतरिम रूप में हुआ है। पुतिन की सत्ता में आने के बाद से ही रूसी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सुधार देखने को मिला था। इसमें अहम योगदान विशेष रूप से तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का रहा है। एक तथ्य के रूप में हम यह भी समझेंगे कि पुतिन ने वर्ष 2008 में राष्ट्रपति पद को छोड़ते वक्त कहा था कि मैं क्रेमलिन छोड़ रहा हूं, रूस नहीं। टाई वेल्ट के संवाददाता माइकल स्टूअमर ने अपनी पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि 2 शताब्दियों में ऐसा पहली बार हुआ है कि रूस अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया को हैरत में डाल चुका है।
उन्होंने रूस को एक नवजात लोकतांत्रिक राज्य से एक निरंकुश राज्य में बदल दिया है। पुतिन ने चाइना के साथ रूसी संबंधों को मजबूत किया है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग करने की इच्छा प्रदर्शित की है, जैसा कि हम 2014 में हुए क्रीमिया को अपने अधिकार में लेने हेतु आक्रमण और 2022 में हुए यूक्रेन बड़े पैमाने के आक्रमण को देखा है। दोस्तों, पुतिन के कद को हम इस तरह समझ सकते हैं कि उन्होंने एक बार पूरे रूस में टेलीविजन के जरिए प्रसारित हो रहे भाषण में कहा था कि तब हमें कोई सुनना नहीं चाहता था, इसीलिए अब हमें सुनिए। दोस्तों, यह एक इशारा था रूस की सैन्य शक्तियों को बढ़ाने का। इसके बाद से रूस में सर्वाधिक परमाणु हथियारों का विकास इनके ही कार्यकाल के दौरान हुआ। दोस्तों, यह भी बात सही है कि सोवियत संघ के पतन के बाद रूस को परमाणु हथियार का विशाल जखीरा विरासत में मिला था। सिप्री की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक अमेरिका के पास 5,800 और रूस के पास 6,375 परमाणु हथियार थे। पुतिन के कार्यकाल के दौरान ही रूस रक्षा क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंचा है। एक अन्य रिपोर्ट में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के अनुसार 2021 में रूस के पास पिछले साल की अपेक्षा 50 अतिरिक्त हथियार हैं, जिसके कारण से आज दुनिया रूस को सुन ही नहीं रही है बल्कि उससे डर भी रही है। व्लादिमीर पुतिन ने रूस को कैसे बदला? दोस्तों, जब पुतिन ने सत्ता संभाली थी तब रूस एक नवजात लोकतांत्रिक राज्य था, जिसे पुतिन ने एक निरंकुश राज्य में बदल दिया है। रूस की शक्ति को मजबूत दिखाने के लिए ही साल 2008 में पुतिन ने रूसी सेना को जॉर्जिया पर आक्रमण करने का आदेश दिया था, ताकि पश्चिमी देशों के समर्थक जॉर्जिया के राष्ट्रपति को रूस के संरक्षण वाले दक्षिण ओसेटिया के अलगाववादी जॉर्जियाई क्षेत्र पर फिर से सैन्य अधिकार को प्राप्त करने से रोका जा सके। एक बार रूस ने यूक्रेन में भी सैन्य हस्तक्षेप करके पहले क्रीमियाई प्रद्वीप पर कब्जा कर लिया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये हमले पुतिन द्वारा सोवियत संघ को दोबारा स्थापित करने की ओर बढ़ाए गए कदम नहीं हैं, बल्कि ये रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े ऐतिहासिक सिद्धांत के मामले थे। वर्तमान परिदृश्य में पुतिन चाहते हैं कि उसके और उसके संभावित दुश्मनों के बीच दूरी बनी रहे और रूस नेटो से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित रख सके। इसीलिए वो नेटो को अपनी सीमा पर नहीं चाहते हैं। रूस को एक महाशक्ति बनने की दिशा में पुतिन ने एक कदम बढ़ाते हुए लैटिन अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। अभी तक हम ये समझे हैं कि कैसे पुतिन ने अपने आप को राजनीति में सक्रिय किया और किस प्रकार उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में उदय के साथ ही रूस की डूबती राजनीतिक स्थिति को भी संभाला है। वर्तमान में हम ये देखते हैं कि कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि पुतिन के पतन का मार्ग अब तैयार हो रहा है। पुतिन का पतन तभी माना जा सकता है जब उनकी नीतियों से रूस के विकास में बाधा पहुंचे और सामरिक व्यवस्था अस्थिर हो जाए। तो चलिए अब हम इस पहलू पर भी नजर डालते हैं। रूस की कमजोरियां। रूस की कमजोरियों की बात करें तो नताशा कर्ट के अनुसार पुतिन की विदेश नीति एक हद तक अमेरिकी और यूरोपीय संघ के विरोध को केंद्र में रखकर बनाई गई है। कर्ट अपनी आलोचना में यह कहती है कि रूस अधिक हथियारों का निर्यात करता है, परंतु ये कदम रूस या पुतिन को प्रभावशाली नहीं बनाता। चीन अफ्रीका में निवेश करके भारी दीर्घकालिक लाभ हासिल कर रहा है, जबकि रूस ऐसा कर पाने में सफल नहीं रहा है। रूसी अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, रूसी सैन्य हथियारों का निर्यात, दूसरा ऊर्जा संसाधनों का निर्यात। रूसी हथियारों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता भारत और चीन अब सैन्य रूप से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही रूसी ऊर्जा संसाधनों के सबसे बड़े खरीदार यूरोपीय देश आर्थिक प्रतिबंधों के कारण लंबे समय तक रूस से ऊर्जा का आयात नहीं कर सकते हैं। अतः आने वाले समय में रूसी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, हाल ही के घटनाक्रमों ने रूस पर कई प्रतिबंधों को आरोपित किया है। यूरोपीय देशों और अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को नजरअंदाज करने के कई नकारात्मक परिणाम रूस को देखने पड़ सकते हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में कोई भी देश अपना अलग अकेले विकास नहीं कर सकता। अतः दोस्तों, ये कमजोरियां रूस और पुतिन पर अनचाहे सवाल पैदा करती है। पुतिन की आलोचना। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर बृहद स्तर पर आक्रमण किया था, जिसके फलस्वरूप यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों द्वारा रूस के ऊपर कठोर आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए आक्रमण के कारण समूचे विश्व में रूस की आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि भारत और चीन जैसे रूस के परंपरागत सहयोगी भी इस युद्ध को शीघ्र समाप्त करने का दबाव बना रहे हैं।
इसके साथ ही पुतिन के इस कदम के विरोध में रूस में भी अब असंतोष के स्वर उभरने लगे हैं। दरअसल पुतिन के द्वारा अपने कार्यकाल को एक तरफा रूप से विस्तार देना न सिर्फ अदूरदर्शी राजनीतिक कदम है, बल्कि ये रूसी संविधान को भी कमजोर करता है। निष्कर्ष: अंत में पुतिन के उदय और पतन पर विस्तृत चर्चा करने के बाद हम यह पाते हैं कि पुतिन एक सशक्त राजनेता है, जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन के बाद न सिर्फ रूस की अर्थव्यवस्था को संभाला है, बल्कि पश्चिमी देशों के सामने सैन्य चुनौती भी प्रस्तुत की है। चूंकि रूस की नीति सदैव अमेरिका के विपरीत और उसे काउंटर करने की रही है, अतः यह नीति रूस को लंबे समय तक स्थिरता प्रदान नहीं कर सकती है। रूस को केवल अमेरिकी विरोध के स्थान पर अपने आर्थिक हितों को भी पर्याप्त महत्व देना चाहिए। एक सशक्त नेता की यह पहचान होती है कि वह परिस्थितियों के अनुकूल उचित फैसले ले। हालांकि पुतिन के आलोचक भले ही पुतिन की विफल होती नीतियों और युद्ध के पतन की बात करते हैं, लेकिन पुतिन का पतन होगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग जानकारी से भरे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।